हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर में। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है धारा विद्युत। और इस यूनिट में आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल परिपथ। यह जो दूसरा यूनिट है ये बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। और इस यूनिट में आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल परिपथ। तो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन का जो पहला टॉपिक है, जो पहला हेडिंग है वो है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। सरल परिपथ नाम का जो लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला टॉपिक है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल को जानने से पहले हम थोड़ा सा ऊर्जा के कुछ रूप को डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोगों ने क्लास 11th के फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में जरूर पढ़ा होगा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों को भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा किन किन रूपों में उपस्थित होता है या ऊर्जा किन किन रूपों में पाया जाता है। तो क्लास 11th के फिजिक्स में आप लोगों ने ऊर्जा के 2 रूप जरूर पढ़े होंगे। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक ऊर्जा, और एक पढ़ा होगा विद्युत ऊर्जा। वैसे विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पिछले लेसन में ही डिस्कस किया है कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है। तो हम लोग सूत्र पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ जानेंगे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ लिया है। और रासायनिक ऊर्जा को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो रासायनिक ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते हैं। वहीं पर एक और टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। चूंकि आप लोग दो चीज ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के 2 रूप आपको ध्यान रखना है। वैसे प्रकाश ऊर्जा भी होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊर्जा के तमाम रूप हैं, बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ 2 ही ध्यान देना है, एक रासायनिक ऊर्जा ध्यान देना है और एक वैद्युत ऊर्जा ध्यान देना है। वैद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस कर लिया है और रासायनिक ऊर्जा को आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा। यहाँ पर हम सिर्फ इस ऊर्जा के 2 रूप की बात करेंगे, रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा। एक सिद्धांत और आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में यह कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि जब ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में कोई चेंज करने वाला होना चाहिए, कोई बदलने वाला चीज जरूर होना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलने जा रहे हैं, ताकि बीच में कुछ तो होगा उसको चेंज करने वाला, बदलने वाला। तो बस यही से शुरू होता है हमारा वैद्युत सेल। जब भी ऊर्जा को बदलने की बात आएगी तो आप किस प्रकार की ऊर्जा को, किस प्रकार की ऊर्जा बदल रहे हैं, तो अलग अलग ऊर्जाओं को चेंज करने के लिए अलग अलग युक्तियां, अलग अलग उपकरण होते हैं। उन्हीं उपकरणों में एक हमारा युक्ति है वैद्युत सेल। अब वैद्युत सेल है क्या? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यही वो बीच वाला कन्वर्टर है, समझ लीजिए। कन्वर्टर मतलब कि कन्वर्ट कर दे, बदल दे। एक ऐसी युक्ति है जो एक ऊर्जा को उठा के दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने इन्वर्टर देखा होगा। इन्वर्टर करता क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो परिवर्तन करने वाला है। ठीक उसी प्रकार वैद्युत सेल भी क्या, एक तरह का कन्वर्टर है, परिवर्तित करने वाला है। ये किसको परिवर्तित करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो इसका डेफिनेशन होता है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो
रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये परिवर्तित करता कैसे है, आखिर इसमें क्या होता है कि ये परिवर्तित कर देता है, धारा को प्रवाहित करा देता है। और जब विद्युत धारा में ये परिवर्तित करता है, हमारे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपके परिपथ में विद्युत धारा बहने लगता है। अब धारा कैसे बहता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, यह एक चालक तार है, और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक चालक में, चाहे चालक किसी भी प्रकार का हो, अगर वो चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी जाके धारा बहता है। और ये जो वैद्युत सेल है ये चालक में धारा ही तो प्रवाहित कराता है, धारा प्रवाहित करता है। हम जब किसी चालक तार को सेल से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा बहने लगता है। तो आखिर ये सेल क्या करता है कि उसमें धारा बहना चालू हो जाता है। हम इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इस चालक तार में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक धारा नहीं बहेगा। अब ये सेल देखिए करता क्या है। वैसे किसी भी प्रकार की कहीं भी अगर गति करानी हो तो जब गति कभी तभी हो सकता है जब उसके पास ऊर्जा होगा। गति तभी होगा जब ऊर्जा होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की भी गति कराने के लिए हमको उसको ऊर्जा देना पड़ता है, क्योंकि बिना ऊर्जा गति होगा नहीं। अगर किसी को हम कहें कि आप दौड़ो और उसको एनर्जी नहीं दें तो दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, उसको एनर्जी चाहिए। दौड़ना है, गति करना है। बाइक ही चला रहे हैं, किसी भी वाहन को आप चला रहे हैं, वो वाहन तभी चलेगा जब उसमें ईंधन भरा जाएगा, ऊर्जा भरा जाएगा। ऊर्जा नहीं भरेंगे वाहन गति नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो धारा बहेगा। इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा। और वो ऊर्जा मिलता कहाँ से है यही समझना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये चालक तार है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति कराना है तो गति कराने के लिए यही वैद्युत सेल, गति कराने के लिए यही वैद्युत सेल ऊर्जा देता है। मतलब कि चालक तार के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए ऊर्जा कौन देता है? वैद्युत सेल देता है। और जब वैद्युत सेल उसको ऊर्जा देगा चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो बस उसमें धारा बहना चालू हो जाएगा। तो वास्तव में सेल करता क्या है? वैद्युत सेल ऊर्जा देता है। किसको? इलेक्ट्रॉनों को। किस इलेक्ट्रॉनों को? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। कहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो चालक तार में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको। एक चालक तार है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो धारा बहेगा। तो विद्युत सेल किया क्या? विद्युत सेल उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे दिया, और ऊर्जा दे दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना चालू किया, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना चालू किया तो धारा बहना शुरू हो गया। अब ये जो वैद्युत सेल है ये ऊर्जा देता कहाँ से है? तो वैद्युत सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। वैद्युत सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं। वैद्युत सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और उस अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसी रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है? वो रासायनिक ऊर्जा से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है। मतलब सेल जो अपने रासायनिक ऊर्जा है वो दे दिया चालक तार को, और चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को लिया और गति करना चालू किया। जब गति करना चालू किया तो धारा बहना चालू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि चालक तार में धारा तभी तक बहेगी जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन तभी तक गति करेगा जब उसको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा तभी तक मिलेगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा। मतलब कि यदि किसी कारणवश सेल में रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगा तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, और रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा तो रासायनिक ऊर्जा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिलेगा नहीं, और जब उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन को रासायनिक ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा तो गति नहीं करेगा, नहीं गति करेगा तो धारा नहीं बहेगा। तो कुल मिला के वैद्युत सेल करता क्या है? वैद्युत सेल के अंदर जो
केमिकल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वह ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिलता है तार के माध्यम से। उस तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको मिलता है, और जब उसको ऊर्जा मिलेगा गति करना चालू कर देगा, धारा बहना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जो सेल होते हैं, उस सेल में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारे पास एक कोई पात्र है और इस पात्र में हमने, अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल है ये इसकी ये बनता कैसे है और इसमें आखिर होता क्या है। तो एक हमारे पास ये पात्र मान लीजिए, और हमने क्या किया कि इसमें हमने ले लिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, देखिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहेंगे। वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं कि यदि उनमें हम थोड़ा सा जल मिला दें या उनका जलीय विलयन ले लें तो वो धन और ऋण आयनों में टूट जाएं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन आवेशित होता है या आयनित होता है उनको हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए CuSO4, हमने मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लिया। अब जब हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लेंगे तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया और इस कॉपर सल्फेट में हम दो विभिन्न धातुओं की छड़ों को डालेंगे। दो अलग अलग धातुओं की छड़ों को मान लीजिए हमने डाल दिया, और जैसे ही इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में, विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा क्या है, CuSO4 है, और जैसे ही इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में हमने दो अलग अलग धातुओं के छड़ों को डालते हैं, ठीक उसी समय जैसे छड़ हमने डाला उसी समय एक छड़ धनावेशित हो जाता है और एक छड़ ऋणावेशित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा छड़ है वो आवेशित हो गया, एक धनावेश हो गया और एक ऋणावेश हो गया। ये कब होता है, जैसे ही हम विद्युत अपघट्य का जो विलयन लिए हैं, विद्युत अपघट्य का जो विलयन लिए हैं, जो विद्युत अपघट्य है CuSO4 ले लीजिए। तो वैद्युत अपघट्य का जैसे ही हमने विलयन लिया तो इस विलयन में ले करके और उसमें हमने दो छड़ डाला अलग अलग धातु का। मान लीजिए हमने कॉपर का डाल दिया और एक हमने डाल दिया मान लीजिए कि जिंक का। तो एक हमने कॉपर का डाल दिया और एक हमने किसका डाल दिया, जिंक का। और जैसे ही हमने उस वैद्युत अपघट्य के विलयन में जिंक और कॉपर का छड़ डाला, एक छड़ धनावेशित हो गया, एक छड़ ऋणावेशित हो गया। मतलब कि इन दोनों छड़ पर आवेश आ गया। और जब भी दो अलग अलग, मतलब कि अलग अलग प्रकृति के आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश आता है, तो उनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जब भी दो प्रकार के आवेश एक पास आएंगे तो उनके बीच में एक प्रकार का विभव उत्पन्न होगा। विभव को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि जब दो आवेश आएंगे तो वहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। अब जैसे ही हम इन दोनों विभव के बीच में अगर कोई चालक तार जोड़ देते हैं तो चालक तार जुड़ते ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगता है। अब ये धारा प्रवाहित कैसे होता है कि चालक तार के पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो अब ये जो जब दोनों छड़ को हम डाले हैं इस विलयन में तो इस पे धन आवेश हो गया है, इस पे ऋण आवेश हो गया है, और इसके अंदर आपस में जो आंतरिक चीज है, जो आंतरिक भाग में इसका रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ और उस रासायनिक ऊर्जा के द्वारा इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा बहेगा। तो कुल मिला के हम सीधे सीधे ये समझा दें कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। कैसे बदलता है, तो किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसमें धारा बहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो वो ऊर्जा देता है वैद्युत सेल। मतलब कि वैद्युत सेल अपने रासायनिक ऊर्जा को मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर गति करता है और धारा बहना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर सेल में दो आपके पास टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
दो प्लेट है, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। तो जो धनावेशित प्लेट होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। मतलब कि जो सेल का धन प्लेट होता है, धन प्लेट को एनोड बोलते हैं और ऋण प्लेट को बोलते हैं कैथोड। और जब हम किसी चालक तार को इस धन और ऋण के बीच में जोड़ते हैं तो इस पे जो विभव है उस विभव के कारण उस चालक तार में धारा बहने लगता है। अब बात करते हैं वैद्युत सेल के प्रकार की। तो वैद्युत सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। अब देखिए प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। ऐसा वैद्युत सेल जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सके, ऐसा सेल जिसको हम पुनः आवेशित करके उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। मैंने कहने का मतलब कि ऐसा सेल जिसको आप बार बार चार्ज करके उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे प्राथमिक सेल। मैंने कहने का मतलब कि एक बार सेल का उपयोग कर लिए वो फेंका जाएगा, दोबारा उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे प्राथमिक सेल। जैसे घड़ी में का सेल है, आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार घड़ी में का जो सेल है यूज हो गया फेंका जाएगा, चार्ज नहीं होगा, वो है आपका प्राथमिक सेल। या निपो बैटरी है, एवरेडी है जो टॉर्च में बैटरी डाला जाता है, जिसका एक बार उपयोग कर लेगा, रिमोट की बैटरी, तो रिमोट की बैटरी प्राथमिक सेल है क्योंकि आप एक बार उसका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसको चार्ज करके उपयोग नहीं करते हैं। मतलब कि एक ऐसा सेल, एक ऐसा वैद्युत सेल जिसको हम दोबारा चार्ज करके उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसको फेंक दिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। और दूसरा है द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल वह सेल जिसको आप पुनः आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। मतलब कि ऐसा सेल जिसको आप बार बार चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं तो उसको हम द्वितीयक सेल बोलते हैं। जैसे मोबाइल का सेल है, मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल का सेल वो द्वितीयक सेल है क्योंकि मोबाइल में जो है बैटरी डाउन होता है तो उसको हम फिर दोबारा चार्ज कर लेते हैं, फिर डाउन होता है फिर चार्ज कर लेते हैं, उसका हम बार बार चार्ज करके उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। मतलब कि ऐसा सेल जिसको हम चार्ज करके उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार उपयोग हो जाने के बाद दोबारा उसको यूज में नहीं ले आ सकते हैं तो प्राथमिक सेल है। और ऐसा सेल जिसको हम बार बार चार्ज करके उपयोग करें उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। अब हम बात करते हैं सेल के वैद्युत वाहक बल के बारे में। तो अभी हमने बताया कि सेल करता क्या है कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी तभी धारा बहेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए सेल को ऊर्जा देना पड़ता है, और सेल जो ऊर्जा देता है उसी ऊर्जा से चालक में के इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो विद्युत धारा बहता है। मतलब कि अगर चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह कराना है तो सेल को ऊर्जा देना पड़ेगा। तो सेल जो ऊर्जा देता है वो रासायनिक ऊर्जा है और उसी ऊर्जा से विद्युत धारा बहता है। तो यहाँ पर बात आती है कि सेल आखिर कितना ऊर्जा देगा, उसकी अपनी एक क्षमता होगी, अपनी एक लिमिट होगी कि भाई को कितना ऊर्जा देगा। तो सेल के पास एक अपनी कैपेसिटी होती है ऊर्जा देने के लिए, तो उसी को हम वैद्युत वाहक बल के भाषा में बोलते हैं कि सेल के पास जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को दे करके वो धारा का प्रवाह करा रहा है, तो आखिर उसके पास कितना ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा का जो माप होता है वह माप विद्युत वाहक बल के रूप में लिया जाता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि विद्युत वाहक बल किसी प्रकार का बल है, नहीं, वो बल नहीं है, वो ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। भले बल कह रहे हैं लेकिन वो बल नहीं है, ऊर्जा है। तो डेफिनेशन देखिए कि एक कूलाम आवेश को सेल सहित, एक कूलाम आवेश को सेल सहित, जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई सेल है, देखिए ये सेल का पहचान है, ये सेल का सिंबल है। इसमें जो छोटा वाला होता है वो माइनस है, बड़ा वाला क्या है? प्लस। तो जो सेल होता है, सेल में छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। अब इसी सेल से विद्युत धारा बहेगा। तो यहाँ मान लीजिए आपके पास बल्ब है और इस बल्ब में ये धारा बह रहा है। अब बल्ब में धारा प्रवाहित कराना है तो
हमको चालक तार से जोड़ना पड़ेगा, तो जो ऊर्जा होगा तब जाके बल्ब के पास पहुंचेगा। मतलब कि जो चालक जो आपका सेल है, सेल के पास रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा इस चालक तार को देगा। जब चालक तार को रासायनिक ऊर्जा देगा तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जब गति करेगा तो धारा बहेगा, और धारा बहेगा तब जाके आपका बल्ब जलेगा। अब ध्यान देना है कि ये आपका पूरा परिपथ है, मतलब कि आपका बल्ब है, बल्ब को हम जिस तार से जोड़े हैं वो तार और सेल सहित ये सारा का सारा पूरा परिपथ है। परिपथ का मतलब होता है कि विद्युत धारा के जाने का रास्ता, विद्युत धारा के जाने का रास्ता माने विद्युत धारा जिस रास्ते से होकर गति करता है वही क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। तो एक कूलाम आवेश मान लीजिए, एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए, एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जितनी ऊर्जा उस सेल को देना पड़ेगा वही ऊर्जा उसका वैद्युत वाहक बल कहलाता है। डेफिनेशन समझिए कि एक कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब कि सेल जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा तो उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए, क्योंकि देखिए आवेश जब प्रवाहित होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या लेकर प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश लेकर प्रवाहित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा सेल से मिलेगा, तो सेल जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा वह आवेश लेकर गति करेगा, गति करेगा तो धारा बहेगा। तो उसी एक कूलाम आवेश को उस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए उस सेल के द्वारा जो भी ऊर्जा दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इसको इसे दिखाते हैं। अब सेल को ऊर्जा तो देना पड़ रहा है, लेकिन इस ऊर्जा को देने में उसको कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य हम मान लेते हैं W है। मतलब कि Q कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है अगर वो W हो जाता है तो वैद्युत वाहक बल E का फार्मूला बन जाता है W/Q। सेल का जो वैद्युत वाहक बल है उसका फार्मूला होता है E = W/Q। ये W क्या है, किया गया कार्य है। अब कार्य कहाँ से हुआ, तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा देना पड़ेगा, और ऊर्जा क्या है, कार्य का ही एक रूप है। तो E = W/Q। अगर इसका हम मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक बन जाता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि एक कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर की। सेल के टर्मिनल विभवांतर, तो आप एक बार पुनः समझ लीजिए सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल होता क्या है कि एक कूलाम आवेश को इस सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए इस सेल के द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं सेल की वैद्युत वाहक बल। मतलब कि एक कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने के लिए संपूर्ण परिपथ में सेल सहित, तो उसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। लेकिन ध्यान समझिएगा, एक कूलाम आवेश प्रवाहित कहाँ से हो रहा है, इस सेल सहित, मतलब कि यहाँ से आएगा आवेश, यहाँ से आएगा, गति करते 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 यहाँ आएगा, बल्ब से होते हुए यहाँ पर जाएगा, पुनः सेल में प्रवेश कर जाएगा। तो सेल सहित एक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं उसका वैद्युत वाहक बल। लेकिन हम बात करते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर का। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि सेल द्वारा इसके बाह्य परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, सेल नहीं उसमें रहेगा, सेल रहेगा लेकिन हम केवल बाह्य परिपथ की बात करेंगे। तो सेल द्वारा किसी बाह्य परिपथ के द्वारा, सेल द्वारा किसी बाह्य परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो दी गई ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेल सहित नहीं,
सेल से जो जुड़ा हुआ परिपथ है, मतलब कि ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि एक कूलाम आवेश यहाँ से निकला और निकल के यहाँ पर आते 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 इसमें गया, आके माइनस में प्रवेश कर गया। मतलब कि जो एक कूलाम का आवेश है वो प्लस से माइनस पर आया, वैसे जो आवेश होता है वो माइनस से प्लस पर जाता है। जो ऋण आवेश होता है वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है और धारा प्लस से माइनस की तरफ बहता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक कूलाम का आवेश इस तार से होते हुए, देखिए जो आवेश है वो ऋण सिरे पर से निकल रहा है और ऋण सिरे पर से निकल के इस तार से होते हुए बल्ब से होते हुए इस तार से होते हुए इसके धन सिरे पर पहुंच गया। मतलब कि जो आवेश है वो बैटरी के एक सिरे से पहुंच गया दूसरे सिरे पर, किसके द्वारा? बाह्य परिपथ के द्वारा। तो चालक ये जो बाह्य परिपथ है, इस परिपथ के द्वारा आवेश को एक सिरे से निकल के इस दूसरे सिरे तक जाने में इस सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी गई होती है उसको हम बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। लेकिन इसी एक कूलाम आवेश को इस परिपथ सहित पूरे सेल सहित एक चक्कर पूरा करने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है सेल को, उसको बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। यह कहते हैं सेल सहित अगर एक कूलाम आवेश पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वैद्युत वाहक बल, जो ऊर्जा खर्च होगा उसको बोलेंगे वैद्युत वाहक बल। अब सेल को छोड़ के केवल इस बाह्य परिपथ में घूमेगा एक चक्कर, माने कि माइनस से आवेश निकल के एक कूलाम का कहाँ चला गया? प्लस पर। माने एक कूलाम का आवेश माइनस से निकलकर प्लस में गया बाह्य चालक तार की सहायता से, तो वहाँ पर जो ऊर्जा खर्च हुआ उस ऊर्जा को बोलेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर। और इसको हम दिखाते हैं भी से। इसको किसे दिखाएंगे? भी से या ई से भी दिखा सकते हैं। और उसका फार्मूला भी W/Q ही होता है। अब एक बार पुनः ध्यान से समझिए, बड़ी कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है कभी कभी। देखिए, एक कूलाम का आवेश इस ऋण से निकला, इस चालक तार से होते हुए धन प्लेट पर आ गया, माने धन पर आ गया। तो एक कूलाम का आवेश इसके बैटरी के या चालक जो भी आपका सेल है इसके एक सिरे से निकल के दूसरे सिरे पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना ऊर्जा खर्च हुआ इस सेल का, या सेल जितना ऊर्जा देगा उसको हम बोलेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर। लेकिन यही एक कूलाम का आवेश इस बैटरी सहित इस चालक तार से होते हुए इस बैटरी में प्रवेश करके फिर यहाँ पर चला जाए, माने इस सेल सहित अगर एक चक्कर पूरा करता है तो वहाँ पर जो ऊर्जा खर्च होगा उसको बोलेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल। तो ये रहा सरल परिपथ का जो टॉपिक है, इसका बेस। तो फिर अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।